हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो उम्मीद है कि वीडियो की तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी। ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, आज से लगभग 52 दिन बचे हैं, यानी कि 52 डेज बचे हुए हैं, 52 दिन के करीब बचे हुए हैं। और मैंने बोला था आप लोगों की मैं संडे में एक वीडियो आप लोगों को दूंगा, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण एक वीडियो नहीं दे पाया मैं, जिसमें टाइम मैनेजमेंट होगा, टॉपिक्स चूज करना कि कौन से टॉपिक्स पढ़ना है। तो कोशिश करूंगा जल्दी वो वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराऊं, जिसमें आपकी 50 दिन की रणनीति होगी कि 50 दिन में किन किन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है और किस किस तरीके से पढ़ना है। लगभग 40 मिनट के करीब वीडियो होगी वो, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आज पॉलिटी है, पॉलिटी में आज तीसरी क्लास है। हम स्पीड से कर रहे हैं सारे सब्जेक्ट, और कोशिश करेंगे कि सारा पूरा सिलेबस जीएस और हिंदी का आप लोगों का कंप्लीट हो, और नए जो आंकड़े हैं, आप नए क्वेश्चन हैं वो आप लोग वहाँ से कर लेंगे। अभी थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैंने बोला था कि 10 शब्द आप लोगों को फेसबुक पेज पे मिलेंगे, तो शायद वो आज आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक। और इसके साथ ही कुछ जो मैं, जैसे आज हम नागरिकता पढ़ेंगे, नागरिकता के जो अनुच्छेद होते हैं उनकी मैं फोटोकॉपी आप लोगों को दूंगा, वो रखनी है, क्योंकि यहाँ लिखेंगे टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं। जो भी सिलेबस में लिखा हुआ वो तो पक्का होगा ही, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो होते हैं, जो एक्स्ट्रा आ जाते हैं कहीं से, तो वो भी करेंगे। तो आज है संविधान का भाग 1, ये आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, लेकिन हर दूसरे तीसरे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। बहुत छोटा सा भाग है, और यहीं से आज इसे करते हैं, और फिर उसके बाद करते हैं आगे नागरिकता। चलो शुरू करते हैं। आज है संविधान का भाग 1। इससे पहले मैंने संविधान का आप लोगों को बता दिया था कि इसमें अनुच्छेद कितने हैं, भाग कितने हैं, संविधान की विशेषताओं में बता दिया था, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो संविधान के भाग 1 में 4 अनुच्छेद दिए गए। ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो संविधान का जो भाग 1 है, इसमें यह लिखा गया है, भाग 1 का जो अनुच्छेद है इसमें टोटल, ठीक है। तो मैं यही 4 अनुच्छेद है, तो वही यही लिख दे रहा हूं। तो अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है, इसमें अनुच्छेद 1 है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। इसमें लिखा हुआ भारत, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ। क्या लिखा, इंडिया भी आया है यहाँ, अर्थात भारत, यही से क्वेश्चन पटवारी में आया था, पटवारी या शायद कहीं साइड में आया था। इंडिया अर्थात भारत, और फिर क्या लिखा, राज्यों का संघ, राज्यों का संघ, ठीक है। ये आपके संविधान में लिखा हुआ। एक चीज ध्यान रखना, यही क्वेश्चन आया था कि क्या है, भारत का राज्यों का संघ है या भारत संघीय राज्य है। इनका अंतर थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा अंतर है इसका। मैंने डिटेल से रेगुलर क्लास में समझाया था, तो वहां जाके आप देख लेना। राज्यों का संघ का मतलब ये होगा कि आप स्वेच्छा से भारत राज्य के साथ सारे जुड़े हुए हैं, और कोई समझौते के साथ नहीं है, ठीक है। और संघीय राज्य का अलग परिभाषा रहती है, जैसे अमेरिका का। ये इसके बारे में मैंने डिटेल से आप लोगों को समझाया, वहां देख लेंगे, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, इसमें ज्यादा कुछ करेंगे नहीं हम यहाँ। तो भारत में जो संविधान में क्या लिखा गया है, राज्यों का संघ लिखा गया है, ना कि संघीय राज्य, ठीक है। भारत संघीय राज्य नहीं है, राज्यों का संघ है, ये ध्यान रखना। यही क्वेश्चन आया था। अगला देखते हैं अनुच्छेद 2। यह है अनुच्छेद 2, ठीक है। इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई बाहरी मतलब कोई अदर राज्य भारत से जुड़ता हो, जैसे सिक्किम था, भारत से बाहर के राज्य भारत में जुड़ते हो, तो वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें क्या रहेगा कि बाहरी राज्य या क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र भारत में जुड़ता हो, भारत में जुड़ता हो, उसके बारे में प्रावधान किया गया। जैसे सिक्किम था, भारत से बाहर था, क्या किया गया कि वो आगे भारत में जुड़ गया, तो भारत का एक राज्य बन गया। तो जो भी ऐसे राज्य बाहर से आगे भारत के साथ जुड़ेंगे, वो कहाँ आएंगे, अनुच्छेद 2 में। अब आता है अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3, अब देखो इसमें भी देखो, यहां भी राज्यों का निर्माण होगा, यहां भी राज्यों का निर्माण होगा, लेकिन अनुच्छेद 3 में क्या होगा कि जो भारत क्षेत्र के अंदर के राज्य हैं, उनसे नए राज्य बनाना, राज्य का नाम परिवर्तन करना, या फिर 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य करना, या किसी राज्य से कई राज्य बनाना, ये सारे परिवर्तन कहाँ होते हैं, अनुच्छेद 3 में। कहने का मतलब ये होगा कि जैसे जो भी भारत के अंदर क्षेत्र है, उसमें से आप नाम परिवर्तन कर सकते हैं उनका, उनमें से नए राज्य बना सकते हैं। जैसे मान लो यूपी से उत्तराखंड बना है, तो ये भारत क्षेत्र के अंदर था, पूरा यूपी बना दे राज्य, तो वो कहाँ बनता है, वो बनता है यहाँ। तो यहां आएगा भारतीय क्षेत्र में नए राज्य बनाना, या किसी का नाम परिवर्तन हो, नाम परिवर्तन करना, नाम परिवर्तन
तो ये सारी प्रक्रिया कहाँ होगी, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होगी। इसका एग्जाम्पल कौन होगा, सिक्किम मिला दो तुम, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, सिक्किम, और इसका जो अच्छा एग्जाम्पल है वो उत्तराखंड है। इसके पहले राज्य बना था, फिर इसका नाम परिवर्तन भी हुआ, उत्तराखंड बना। और अनुच्छेद 4 में क्या क्या कहा गया है इसमें, कि इनके अधीन जो भी प्रक्रिया होगी वो साधारण विधेयक से होगी, ना कि संविधान संशोधन 368 के अंतर्गत होगी, ठीक है। अब देखो हाँ सही ना, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया कि जो भी इनके अंतर्गत प्रक्रिया होगी वो साधारण विधेयक से होगी, यानी कि प्रक्रिया कहाँ होगी, साधारण विधेयक से, साधारण विधेयक से होगी। विधेयक मैं यहाँ लिख रहा हूँ विधेयक, तो ये प्रक्रिया साधारण विधेयक से होगी। अब देखो इसकी जो प्रक्रिया होती है इसकी मैंने पूरी डिटेल से समझाई गई है। अगर ये आपके सिलेबस में होता तो मैं पूरा डिटेल से समझाता, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं समझा रहा यहाँ। आपको केवल इतना याद रखना, भाग 1 आज हमने पढ़ा था, भाग 1 में अनुच्छेद कितने हैं, 1 से 4 तक के अनुच्छेद है। पहले अनुच्छेद में भारत का राज्य का नाम है, तो आप क्या नाम है, इंडिया अर्थात भारत, ये क्षेत्र का नाम है जिसमें हम रहते हैं। राज्यों का संघ, ठीक, राज्यों का संघ के बारे में, ना कि संघीय राज्य, ये इतना ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया 3 बार। अब अनुच्छेद 2 में क्या है कि जो बाहर के क्षेत्र है वो भारत में मिलना चाहते हो तो वो आएंगे अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 में क्या आएगा कि भारत के अंदर ही जो राज्य, नए राज्य, भारत के अंदर ही जो क्षेत्र है वहां से नए राज्य बनाना, नाम परिवर्तन करना, राज्य मिलाना या अलग करना, सारी प्रक्रिया कहाँ होगी, अनुच्छेद 3 में। और इसमें यह कहा गया कि इनके अंतर्गत जो भी प्रक्रिया होगी यहाँ वो साधारण विधेयक के अंतर्गत होगी, ना कि 368 के अंतर्गत, यानी कि संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं, ठीक है। तो ये इतना छोटा सा भाग 1 था, क्योंकि यहाँ से पूछे जाते हैं। अब हम करते हैं नागरिकता। और नागरिकता देखो सिलेबस में बहुत छोटा सा दिया गया है सिलेबस, नागरिकता प्राप्त करने की दशाएं और नागरिकता समाप्त होने की दशाएं, केवल ये 2 लाइन लिखी गई है आपके सिलेबस में। नागरिकता प्राप्त कैसे होगी और नागरिकता जाएगी कैसे, तो हम केवल सिलेबस को ही फॉलो करेंगे। बाकी रहा इसके अनुच्छेद, मैं थोड़े से यहाँ बता दूंगा, डिटेल से नहीं करेंगे। डिटेल्स के लिए मैं जो हमारा फेसबुक पेज है वहाँ एक फोटो डालूंगा एक बुक का, तो वहां से आप लोग उसे पढ़ लेंगे, ठीक। यहाँ केवल सिलेबस करेंगे। तो अब करेंगे हम नागरिकता, ठीक है। नागरिकता देखो भाग आता है ये 2 में, नागरिकता आती है भाग 2 में, और अनुच्छेद जो होते हैं इसके वो 5 से 11 के बीच में नागरिकता होगी, ठीक है। ये 2-3 लाइन आप लोगों को याद रखनी है, ठीक। तो हम नागरिकता यहाँ पढ़ रहे हैं, इसमें भाग 2 में नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच नागरिकता का वर्णन है। तो ये भाग 2 4-5 बार पूछ लिया, ठीक। अभी जो मैंने बताया था कि अभी जो सिलेबस में दिया गया है, प्राप्त करने की दशाएं और इसे खोने की दशाएं, किन किन दशाओं में खो सकते हैं, बहुत शॉर्ट में करेंगे। आप लोगों को वही देखते हुए चलना, क्योंकि टाइम कम है आपके पास। और जो लोग नए हैं उन्हें लग रहा होगा कि क्लास बहुत स्पीड से हो रही, तो इसके बाद, इससे पहले मैंने एक पॉलिटी डिटेल में कराई हुई है, उसमें क्लास में देख लेना, वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी आप लोगों को। तो ये सारी चीज बहुत डिटेल से समझाई गई है, वहां से पढ़ लेना। और इसके अलावा हमारा रेगुलर बैच भी चलता है, ये लाइव बैच जो चलता है उसे चाहे ज्वाइन कर लेना। तो कोशिश करेंगे वो बैच भी फ्री रहे आप लोगों के लिए, तो वहां से सारी चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं, नागरिकता मैंने बता दी। अब देखो नागरिकता प्राप्त करने की दशाएं। तो नागरिकता प्राप्त करने का तरीका देख लेते हैं, कितने तरीके से नागरिकता प्राप्त होती है। 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त होगी। तो मैंने टाइम बचाने के लिए पहले ही यहाँ लिख दिया कैसे कैसे नागरिकता प्राप्त हो सकती है। यहाँ अभी 4 प्रकार लिखे हैं, क्योंकि एक थोड़ा सा बोर्ड छोटा है तो इसलिए अलग से लिखनी पड़ेगी। देख लो, नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त हो सकती है। एक हो सकती है जन्म से, जिस व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ वो भारत का नागरिक होगा, पैदाइशी। लेकिन इसका दुरुपयोग बहुत ज्यादा किया गया। क्या किया गया बाद में कि 1986 में एक संशोधन हुआ, उसमें क्या कर दिया गया कि जन्म के बाद माता पिता में से किसी एक का भारत का नागरिक होना जरूरी है, ठीक है। ये थोड़ा छूट गया था। माता पिता में से भारत का नागरिक होना जरूरी, होना आवश्यक, ठीक है। ये जरूरी है कि माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, जन्म से तब हो सकता है। अगला जो प्रकार है वंश परंपरा के आधार पर या वंश के आधार पर। देखो, जिसका जन्म, अगर मान लो कि कहीं कोई व्यक्ति का जन्म विदेश में हुआ हो, उसके माता पिता में से कोई एक भारत में का नागरिक हो या दोनों माता पिता भारत के नागरिक हो, ठीक, तो उस व्यक्ति के जन्म के 1 वर्ष के अंदर क्या करना पड़ेगा, वहां पंजीकरण कराना पड़ेगा भारतीय दूतावास में। उसके बाद वो भारत का नागरिक यहाँ बन जाएगा, ठीक। तो दूसरा वंश परंपरा के आधार पर ये हो गया। अगला आता है पंजीकरण के आधार पर। ये पहला प्रकार
ये दूसरा, ये तीसरा और ये है चौथा। अब देखो ये पंजीकरण से कैसे कैसे हो सकता है। देखो एक तो किसी भी व्यक्ति को, कोई आदमी अगर यहाँ रह रहा हो तो उसे 5 वर्ष से कम यहाँ रह रहा हो तब वो पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा। यहाँ कौन कौन कर सकते हैं, इसमें कौन कौन हो सकते हैं वो देख लो। यहाँ एक तो कोई भी व्यक्ति या पुरुष अगर भारत के किसी व्यक्ति या पुरुष से शादी कर लेता है, मान लो कि भारत के किसी व्यक्ति से, लड़के से कोई विदेशी लड़की शादी कर ले, तो उसे यहाँ के भारतीय विदेश मंत्रालय में यहाँ उसे क्या करना पड़ेगा, आवेदन देना पड़ेगा भारत सरकार में। उसके बाद उसे पंजीकरण यहाँ वो रह सकती है ठीक है, लेकिन क्या शर्त है, 5 वर्ष से। इसके बाद जन्म भारत में और रहता विदेश में हो। कोई ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म तो भारत में हुआ हो और वो क्या हुआ कि वो विदेश में रह रहा हो, अब उसने भारत की नागरिकता छोड़ दी हो, अब कह रहा हो कि मुझे वापिस आना है, तो उसके लिए वो आवेदन करेगा। पंजीकरण तब होगा उसका, ठीक है, तो उसे आवेदन करना पड़ेगा। अब अगला है देशीकरण द्वारा। देशीकरण में क्या होता है, कोई एकदम विदेशी व्यक्ति आके भारत में कहे कि मुझे नागरिक बनना है, तो वो क्या करेगा, यहाँ आवेदन करेगा सबसे पहले। फिर उसके लिए एक आवेदन के लिए एक शर्त यह है कि वो कम से कम 1 साल से भारत में रह रहा हो, ठीक, उसका चरित्र भी अच्छा हो, ठीक, चरित्र उसका अच्छा होना चाहिए। और भारतीय संविधान में जितनी भाषाएं दी गई है उन भाषाओं में से किसी एक भाषा का जानकार हो, ठीक है, उसे भाषा का ज्ञान हो, संविधान की भाषा का ज्ञान, ठीक है, छूट गया संविधान, यहाँ संविधान की भाषा का उसे ज्ञान होना चाहिए। तो ये 4 प्रकार है, तुम इसे उतार लोगे थोड़ा सा, क्योंकि ये मैंने पहले लिख दिया था टाइम बचाने के लिए, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती है। 5वां प्रकार लिख लेते हैं, ये उतार लेना तुम ना, नोट कर लेना। अब इसके बाद जो 5वां प्रकार जो होता है इसका, वो होता है देशीयकरण, ठीक है, देशीयकरण द्वारा। देशीयकरण, देखो देशीयकरण में क्या होगा कि कहीं अगर मान लो कि कोई विदेशी क्षेत्र आगे भारत में जुड़ता हो, जैसे अभी बांग्लादेश के साथ कुछ समझौता हुआ था, बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र भारत के पास, कुछ भारत का गया बांग्लादेश के पास, जो भी उस क्षेत्र की जनता होगी भारत के साथ जुड़ेगी तो वो क्या होगा, वो भारत की नागरिक हो जाएगी। जैसे सिक्किम के लोग भारत में आए थे, वो भारत के नागरिक होंगे। तो यहां कर सकते हैं देशीकरण से नए क्षेत्र के जुड़ने पर, ठीक है, तो वहां के लोग, ये भी लिख देता हूं, वहां के लोग नागरिक होंगे। क्या होंगे, नागरिक होंगे अगर मान लो कि नए क्षेत्र जुड़ेंगे इसमें भारत के साथ, तो वहां के लोग भारत के ऑटोमेटिक ही नागरिक बन जाएंगे, ठीक। तो ये 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अब देख लेते हैं नागरिकता खो कैसे सकते हैं, किन किन तरीके से नागरिकता का समापन हो सकता है। तो नागरिकता इतने तरीके से समाप्त हो सकती है, तो ये मैंने पहले लिख दिया है, तो यहाँ देख लें आप। तो नागरिकता समाप्ति कैसे कैसे हो सकती है, त्याग करने पर। अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता छोड़कर किसी और देश की नागरिकता लेना चाहता हो तो उसकी ऑटोमेटिकली नागरिकता खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब वंचित करने पर क्या होगा कि कोई भी ऐसा कृत्य कर दिया जो संविधान के विरुद्ध है, भारत सरकार के विरुद्ध है, या फिर कहीं देशद्रोह इस टाइप का हो गया, तो भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। अगला है संविधान के प्रति अनिष्ठा होने पर। अगर आप संविधान में विश्वास नहीं रखते, संविधान के प्रति आपकी कोई निष्ठा नहीं, सम्मान नहीं है, तो आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है, ठीक है। और इसके अलावा है युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर। अगर युद्ध चल रहा हो और आप शत्रु की सहायता कर लें तो इसके क्या होगा कि आपकी नागरिकता भी समाप्त हो जाएगी। इसके बाद अगला है 7 वर्ष तक बाहर रहने पर। अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक। इसके बाद है विदेशी पुरुष से शादी करने पर। देखो कोई मान लो भारत की महिला है कोई और विदेशी पुरुष से उसने शादी कर ली और वो वहीं रहना चाहती है, तो यहाँ की नागरिकता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। तो ये कुछ तरीके हैं जो नागरिकता के समाप्त करने के हैं। और इसमें क्या होगा कि क्वेश्चन जो रहेंगे बड़े सिंपल रहेंगे। एक तो भाग से पूछे जा सकते हैं, अनुच्छेद से पूछे जा सकते हैं। और एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रख लो अभी में, तो उसमें क्या है कि नागरिकता अधिनियम जो अभी तक अधिनियमित होता है जिसके हिसाब से चलता है, तो यहाँ है जो नागरिकता अधिनियम, याद रखना नागरिकता अधिनियम 1955, ये मैंने शॉर्ट में लिख लिया 1955, याद रखना। इसमें ही अब तक संविधान ये संशोधन होते आए हैं। इसका जो लेटेस्ट संशोधन था वो ये 2019 में हुआ था, जिसमें 3 देशों भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए 6 समुदायों को भारत में नागरिकता की बात की गई है, ठीक है। तो इसमें कुछ नागरिकता के जो अभी तक 11 वर्ष तक रहना चाहिए, लेकिन उनमें छूट कर दी गई, कितने 5 साल कर दी गई कि वो 5 साल तक यहाँ रहने चाहिए। तो इसमें क्योंकि ये सारी चीज सिलेबस में नहीं है
तो इसलिए मैंने डिटेल से नहीं आप लोगों को बताया। अगर आपको डिटेल क्लास चाहिए तो पॉलिटी हमारी पूरी पढ़ी है, वहाँ मैंने बिल्कुल डिटेल से समझाया हुआ, वहाँ जाके आप इसे पूरी देख लेना। ये केवल जो सिलेबस में है केवल वो बताया है, आपको इतना ही याद करना है। इसमें क्या करना है, भाग याद करना है, अनुच्छेद याद करने हैं। अनुच्छेद की जो लिस्ट है मैं फेसबुक पेज पर दूंगा, वहां से आप उसे जाके देख लेना, ठीक है। और इसके अलावा प्राप्त करने के तरीके देखने हैं और समाप्त होने के तरीके देखने हैं, बस ये इतना ही करना है, फालतू फालतू कुछ नहीं, क्योंकि इतना समय बचा ही नहीं आप लोगों के पास कि आप फालतू फालतू चीज पढ़ें या फिर ये रेगुलर क्लास चलाई जाए। मैं फिर कहूंगा, कभी बाद में कमेंट आए, ये रेगुलर क्लास नहीं थी, केवल सिलेबस के हिसाब से था और उसके हिसाब से इतना चल रहा है ये फिलहाल। अब चलो आगे, अब देखेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो मूल अधिकार हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक। थोड़ी सी 2 क्लास बन सकती है उसमें, लेकिन वो सारी चीज कोशिश करेंगे कि डिटेल से करें और कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में खत्म हो जाए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।